गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 10th हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। बच्चों में लगातार एक एक टॉपिक को रोज़ करता जा रहा हूँ, एक के बाद एक लगातार सीक्वेंस में, तो आप बस इसको सुनते जाइए क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा अच्छा सुनना होगा। तो ये जो टॉपिक शुरू होता है ये कहता है कंजर्वेटिज्म। तो ये समझते हैं आप कंजर्वेटिज्म है क्या? तो इसका मतलब होता है रूढ़िवादी, ऐसे लोग जो पुरानी चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। जैसे दादा दादी अपने गांव में जो है कई लोगों को पर्दा जो है बहुत पसंद था, घूंघट करना, महिलाओं का आंचल करना, घूंघट करना, ये सब चीज़ें बहुत पुरानी है और उसको जो है अच्छा माना जाता है। अभी भी लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें बनी रहें, लेकिन अब धीरे धीरे जो है बदलाव आया है। तो कंजर्वेटिज्म का सीधा सीधा मतलब है रूढ़िवादी, पुरानी सोच के लोग जो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब ये जो टॉपिक है वो 1815 है, इसके बाद की बात। तो इसके बाद की बात इसलिए क्योंकि आपने 1815 में सुना होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है बैटल ऑफ वाटरलू हार गया, और इसके हारने के बाद वियना में जो है एक सेटलमेंट मीटिंग हुई थी, जिसको जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर, जो ऑस्ट्रिया कंट्री है वहाँ का चांसलर था ड्यूक मेटोरी, उन्होंने जो है इसको हेल्ड कराया था। तो ड्यूक साहब ने जो है कहा कि अब एक ट्रीटी ऑफ वियना होगी, और उस ट्रीटी ऑफ वियना में जो है 4 कंट्री, जिसको हम प्रूशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन कहते हैं, इन चारों ने जो है फ्रांस के सामने, चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था, उसके सामने एक शर्त रख दी। और वो क्या क्या शर्त रखी, क्या क्या बातें की गई, तो इसको जो है हम जरा देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो कि जो भी नेपोलियन बोनापार्ट ने रूल लाया था उस सभी रूल को हटा दिया जाए, और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर किया। बच्चों, बॉर्बन डायनेस्टी, यही डायनेस्टी के दोबारा आ जाने का मतलब था कि राजा के चीज़ों को फिर से आ जाना। आपको पता होगा कि इसी बॉर्बन डायनेस्टी को वहाँ के लोगों ने हटा दिया था, गुलोटीन पर टांग दिया था। लुईस 16 याद हो आपको शायद। तो बच्चों, ये 9th की चीज़ को यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। 9th का ही ये छोटा सा टॉपिक है कि बॉर्बन डायनेस्टी के किंग को फिर से लाया जाए। ये जो है वाटरलू की जो ट्रीटी हुई वियना में, वियना ट्रीटी में पहली बात कही गई। दूसरी, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी रन अंडर नेपोलियन बोनापार्ट, कि नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में जितनी भी टेरिटरी चल रही थी, जितनी भी स्टेट कंट्री चल रही थी, सबको जो है छीन लिया गया। तीसरा, a series of states were set up on the boundary of France, so France never expand itself in future, कि फ्रांस जो कंट्री है उसके बाउंड्री पे कई सारे जो है राज्य और चीज़ें, राज्य बना दिए गए या शहर बना दिए गए, जिससे कि जैसे ही फ्रांस कोई हलचल करे सबको पता लग जाए और फ्रांस जो है नए राज्य या किसी दूसरे राज्य पे अटैक नहीं कर सके। अब फ्रांस जो इतना छोटा है या जितना साइज का है अब उतना ही बना रहे, कभी ये बड़ा देश ना बने। इसके बाद जो है पुर्शिया ने जो है वो कई सारे उसके जो राज्य थे उसको ले लिया। उसमें जो है उसने वेस्टर्न फ्रंटियर एक जगह का नाम है, और दूसरा सेक्सोनी राज्य भी था, उसको ले लिया। और इसको लेने के बाद वो खुश हो गया क्योंकि वो इसके काम की चीज़ थी, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो फ्रांस के अंडर में जो सेक्सोनी था वो ले लिया, वेस्ट फ्रंटियर ले लिया। किसने? पुर्शिया ने। बच्चों, पर्सिया मत पढ़िएगा, कई बार लगता है ना कि पर्सिया, तो पर्सिया नहीं, पुर्शिया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया जो है उसने जो है नॉर्दर्न इटली पे अपना कंट्रोल कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ ले लिया। रसिया, इसने पोलैंड को ले लिया। बच्चों, रसिया और पोलैंड की कहानी अभी अजीब है। पोलैंड के बगल से रसिया को जाने के लिए वाटरवे है, यानी कि जो समुद्र से होता हुआ रास्ता जो पोलैंड के पास है, मतलब पोलैंड अगर चाहे तो उस रास्ते को रोक सकता है, वो पोलैंड के बगल से होके आता है। तो जब पोलैंड ही रसिया का हो गया तो अब तो रसिया के लिए कहीं से भी रास्ता रुकने वाली बात थी नहीं। तो उसने जो है पोलैंड को ही मांगा और रसिया को पोलैंड दे दिया गया। अब बारी आई ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने जो है किसी भी चीज़ को लेने से मना कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, उसके पास सभी चीज़ें थी। तो मात्र ब्रिटेन इन चारों में से एक ऐसा रहा जिसने कभी कोई चीज़ लिया नहीं। तो बच्चों, ये चारों को याद करने के लिए जो है कि ट्रीटी ऑफ वियना किन लोगों ने की थी, तो आप याद रखेंगे पुर्शिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, जिसको आप PRAB से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको जो है PRAB या जैसा भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो या
RAP कर ले, रैप, गाना का रैप किया जाता है, और उसके बाद बी याद रखें। तो इस तरह से आपको जो अच्छा लगता है उस तरह से बना ले, जिससे आपको हमेशा ये याद रहे। नेक्स्ट, अब जो है इन सब चीज़ों के बाद एक चीज़ जो थी वो ये थी कि फ्रांस को 39 स्टेट्स में नेपोलियन बोनापार्ट ने डिवाइड किया हुआ था, तो उस चीज़ को छोड़ दिया गया। ये जो जर्मन स्टेट था 39, इसको जो है छोड़ दिया गया, इस पर कहीं से भी कोई टच नहीं किया गया या कोई बदलाव नहीं किया गया। तो यही एक चीज़ थी जिसको छोड़ दिया गया। लेकिन एक और चीज़ आई क्या कि कंजर्वेटिव रेग्रीम सेटअप कर दिया गया, जिसमें जो है ऑटोक्रेसी, राजा रानी की व्यवस्था ला दी गई। अब जो है राजा रानी के अंडर में कंट्री होगी और राजा रानी ही तय करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये जो बदलाव है ये आने लगा। आप देख रहे हैं ना, कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक, कि राजा रानी का तंत्र जो है ला दिया गया। अब इस तंत्र के आ जाने के बाद कुछ और बातें होने लगी, क्रिटिसिज्म होने लगा, लेकिन कहा गया कि राजा रानी का तंत्र आ गया। अब जो है राजा रानी ने पहला जो फैसला दिया वो यही दिया कि नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, कि अगर जनता किसी तरह का क्रिटिसिज्म करती है, क्रिटिसिज्म मतलब कि राजा रानी के डिसीजन के खिलाफ कुछ गलत बोलती है या उसको सही नहीं मानती है, तो ऐसे में उनको जो है पनिश किया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा, कांट क्वेश्चन गवर्नमेंट, कि जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है उस पर सवाल नहीं कर सकते आप कि सही है, गलत है, कैसे है, क्यों है। आपको बस डिसीजन को फॉलो करना होगा, आप किसी भी चीज़ में बोल नहीं सकते। नेक्स्ट, सेंसरशिप यूर इम्पोज, कई सारी चीज़ों पे सेंसरशिप ला दी गई, यानी कि गवर्नमेंट के परमिशन के बिना जो है अब आप कुछ कर नहीं सकते। तो अब आप देखिए फ्रांस की स्थिति जो है वो फिर से बिल्कुल राजा वाली होगी, राजा का देश, और राजा जिस तरह से चाहे वैसे कंट्री को चला, ऐसे स्थिति में फिर से वापस फ्रांस आ गया। और जब ऐसी स्थिति आती है बच्चों तो रिवॉल्यूशन फिर होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए आपका जो है टॉपिक फिर यहाँ से आता है कि द रिवोल्यूशनरीज। आप जो है यहाँ देखें फिर से ये टॉपिक आ गया, क्योंकि जब भी अत्याचार बढ़ेगा, राजाओं का शासन बढ़ेगा, अधिक तरह से लोगों को दबाया जाएगा, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, तो रिवॉल्यूशन तो होगा ही होगा। बदलाव के लिए कुछ न कुछ लोग आवाज़ उठाएंगे। तो रिवॉल्यूशनरीज की बात आई, तो अभी जो इस टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसमें सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशनरीज निकला उसका नाम था गुस्पी मैजिनी, जो कि 1807 में जन्म लिया। ये एक यंग लड़का जिसको जो है देश निकाला दे दिया गया था 1831 में, जब ये मात्र 24 साल का था। और इसको दिया इसलिए गया था क्योंकि इसने एक रिवोल्यूशन किया था लिगुरिया में। लिगुरिया एक जगह है जहाँ इसने किया था, और तब इसने जो है चुपचाप से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग इटली, जो कि इसने मार्सेल्स में बनाया था। उसके बाद इसने एक और सीक्रेट सोसाइटी बर्न में बनाया जिसका नाम था यंग यूरोप। तो ये 2 सोसाइटीज़ थी, और ये इतना बड़ा रिवोल्यूशनरीज था कि इसने जो है कई लोगों को ट्रेंड किया, सबके अंदर नेशनलिज्म को क्रिएट किया, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को जगाया, नेशन स्टेट क्या होता है, कि उसके क्या फ़ायदे हैं, ये लोगों तक जा के सबको समझाया, जिसके चलते किंग ऑफ ऑस्ट्रिया ड्यूक मेटरनिक, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इसी ड्यूक मेटरनिक के अध्यक्षता में जो है वहाँ मीटिंग हुई थी, जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी। तो आपने पढ़ा वहाँ पे कि यही जो था ऑस्ट्रियन किंग, इसी के उसमें अध्यक्षता में ये लिया गया। तो वही किंग यहाँ भी आया है, ऑस्ट्रिया का किंग ड्यूक मेटरनिक। इसने कहा कि ये दुनिया का सबसे डेंजरस दुश्मन है सोशल ऑर्डर का, कि जो सोशल ऑर्डर चल रहा है, लोग बातों को मान रहे हैं, चीज़ें सही से चल रही हैं, तो लोगों को भड़काने वाला ये दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला इंसान है। लेकिन इसने गुस्पी मिजानी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि Italy has not to divided in different part, they has to merge itself and form a big country। कि जो इटली थी वो करीब 7 पार्ट में डिवाइड थी। इटली के लोग ही अलग अलग राजाओं के चलते अलग अलग टाइम पे पता नहीं किन किन कारणों से अलग अलग हो गए थे। एक छोटा सा इटली 7 पार्ट में टूट गया था, 7 अलग स्टेट में बदल गया था। तो उस इटली के लिए इसने कहा था कि इस जो इटली डिवाइडेड है ये अच्छी बात नहीं है, इटली को कंबाइंड हो जाना चाहिए, इटली एक देश बनना चाहिए, और जब ये कंबाइंड होगा तो साथ मिलकर एक बड़ा देश बनेगा, और फिर यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा। तो ये था ये आपका टॉपिक। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम
करेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।